नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं ये हमने जाने। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ये राज्य के लिए कुछ सकारात्मक आदेश होते हैं और जिन्हें पूरा करना राज्य का दायित्व होता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में कुछ आदर्श होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, जिन्हें सामने रखकर वो अपना कार्य करता है, अपनी नीति बनाता है। उसी तरीके से राज्य को भी अपना जो है कार्य करने के समय कुछ नीतियां बनानी पड़ती है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, अपने कार्यक्रमों को कार्य रूप देने से पहले। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना को साकार रूप देने में, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए, विकास के सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए तथा विकास के कार्य की उपलब्धि सभी को समान रूप से हो सके, इस उद्देश्य से संविधान में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान निर्माता जनता को जो कुछ तत्काल देने की स्थिति में थे वो उन्होंने मौलिक अधिकारों के रूप में जनता को दे दिया। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जो भारतीय नागरिकों के जीवन को उच्चतर बनाने के लिए आवश्यक थी, किंतु संविधान निर्माता उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो नागरिकों को प्रदान नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन बातों को शामिल कर लिया ताकि जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध हों, नागरिकों के हित में ये प्रावधान कार्य रूप में परिणत कर दिए जाए। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 26 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता और राज्य के लिए अनुकरणीय नीतियों के विश्लेषण से संबंधित है। देखिए, मौलिक अधिकारों की जो परिकल्पना थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इनका वर्णन है। ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमने इनको श्रेणीवार विभाजित कर लिया है। पहला है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 38 में। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि हमने भारत की प्रस्तावना में भी पढ़ा और उसके बाद भारत के संविधान की विशेषताओं में भी हमने पढ़ा कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याण के विकास के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य के द्वारा कुछ प्रावधान किए जाएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार की यथा प्रतिष्ठा और अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को कम करने के लिए प्रयास। राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय नीतियां अनुच्छेद 39 में की गई, जैसे स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में राज्य के द्वारा की जाए।
आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि उत्पादन के साधन और धन का केंद्रीयकरण जनमानस के अहित में न हो। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। पुरुष और स्त्रियों को ऐसे कामों के लिए विवश ना होना पड़े जो उनके स्वास्थ्य और शक्ति के प्रतिकूल हो। यही व्यवस्था बच्चों के लिए की जानी चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय विकास के लिए अवसर प्राप्त हो और उन्हें शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में किए गए प्रावधान हैं। दूसरा है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 क राज्य के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा के कारण यदि कोई नागरिक न्याय पाने में असमर्थ है तो उसके लिए किसी अन्य विधि या निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 देखिए, गांधीवादी दर्शन तथा अवधारणा के अनुरूप नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के संगठन को स्वीकार किया गया है। राज्यों के द्वारा पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बन सकें। चौथा है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को काम और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अशक्तता आदि की अवस्था में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध करेगा। देखिए बच्चों, राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा समय समय पर इन सब प्रावधानों को, इन सब उपबंधों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। निशुल्क